सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं के विषय में जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंतर्गत दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम वन संसाधनों के विषय में, जल संसाधन के विषय में और मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं देश में जिससे जो ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं या फिर जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उनकी प्रजातियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, तो उनको बचाने के लिए कौन कब कब योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हीं के नाम से चलाई गई हैं, तो उनको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। विभिन्न प्राकृतिक संपदाएं एवं उनका संरक्षण या फिर वन संसाधनों का संरक्षण बताइए। तो ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं। वन संपदा, वन के विषय में या फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज लकड़ियां, वनों से लकड़ियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा वनों से ही हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आप जानते हैं, चाहे वो शेर हो, हिरन हो और भी बहुत सारे जीव जितने भी सब वास करते हैं वो वन में ही वास करते हैं, या फिर जिन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं या जंगली पशु भी कहते हैं। तो इन सब का रहने का स्थान क्या है? जंगल है। अगर जंगलों को लगातार इंसान काटता रहे तो वो क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में ही तो आएंगे। जब उनके जंगल यानी कि उनके रहने का स्थान हम खत्म कर देंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण विलुप्त होने का यही है कि बहुत ही तेजी से वनों को नष्ट किया जा रहा है और वनों का संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने एक पेड़ काटा तो कम से कम 10 पेड़, 20 पेड़, 100 पेड़ वो व्यक्ति लगाए ताकि उसकी पूर्ति हो सके उस पेड़ की। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि आजकल लकड़ी जो वनों से प्राप्त होती है, लकड़ियों से कितने अधिक घर में जो संसाधन है आप देखते हैं, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, क्लास में बच्चों को बैठने के लिए बेंच हो, जितनी चीजें आप देखते हैं, खिड़की दरवाजे, ये सब क्या है? ये सब लकड़ियों से ही तो बने हुए हैं। तो लकड़ियां कहाँ से आती हैं? कहीं ना कहीं वनों से, जंगलों से ही आती हैं। तो वनों का संरक्षण करना यानी कि जितना हो सके कम से कम लकड़ियों का प्रयोग करें, यानी कि कम से कम अगर हम काट रहे हैं, अगर हमें मजबूरी में किसी पेड़ को काटना पड़ रहा है तो हमें उसका कहीं ना कहीं उसके स्थान पर इतने वृक्ष लगाने चाहिए कि उसकी जो क्षति हुई है वह उसकी पूर्ति हो सके। तो बहुत जरूरी है कि जंगलों को यानी कि वनों का संरक्षण किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भूमंडल पर लगभग 1/3 भूभाग सघन प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका हुआ है जिन्हें वन कहते हैं। ये वन असंख्य जीव जंतुओं का निवास है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का अधिकांश भाग वनों के रूप में ही होता है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। वनों में वृक्षों के नीचे छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। आपको पता है कि जो घासें होती हैं, जिसे एक घास है, दूब घास भी जिसे हम कहते हैं, उसको आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसे क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उससे क्या करते हैं, इसे चर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका भी पालन पोषण हो जाता है, यानी कि उनका भी पेट भर जाता है, वो लोग भी उसको खा लेते हैं। और जो प्रकृति का नियम है, यानी कि जैसे हर एक जीव का अपना भोजन होता है, कुछ परपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। जैसे कि स्वपोषी की अगर मैं बात करूं तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हम जैसे जो मनुष्य हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए वही बातें कही गई हैं कि वृक्षों के नीचे छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं और जो पशुओं के लिए चारे का काम करती है। ये क्या करती हैं, पशुओं को चारे का काम करती हैं। पशु क्या करते हैं, इसको चर लेते हैं। वनों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है जिससे कागज, लुगदी और दिया सलाई उद्योग विकसित किए गए। आपको पता है जितनी भी कॉपी किताब आप यूज करते हो वो सब कैसे बने हुए हैं, लकड़ी, कागज कैसे बनता है, लकड़ियों से ही तो बनता है। तो इसलिए लकड़ियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, जंगल वन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इन्हीं से आज हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल मिलते हैं। जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, पेड़ पौधे से तो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे सबसे बड़ी चीज तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन ही ना दे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से पेड़ पौधों का होना, जंगलों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए वन
संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करना। दोस्तों आप देखते हैं कि अगर किसी बड़े जंगल में, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ जंगल अगर आग लग गई तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है, और उससे क्या, उसमें दोस्तों बहुत सारे जो जीव जंतु रहने वाले होते हैं वो भी इस आग की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा जो पेड़ जल जाते हैं वह तो कहीं न कहीं नुकसानदायक तो है ही पर्यावरण के लिए, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु भी विलुप्त हो जाते हैं जब इस तरीके से बड़े जंगलों में आग लगती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से कभी भी किसी जंगल में आग ना लगने पाए। इसके अलावा अत्यधिक वृक्षारोपण द्वारा वनों की सुरक्षा करना, यानी कि मैंने कहा है अगर किसी ने एक पेड़ काटा तो उसकी जगह पर अगर 100 पेड़ लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रहेगा पर्यावरण के लिए। तो यह बहुत जरूरी है कि अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो उससे अधिक, कहीं अधिक संख्या में पेड़ों को लगाया भी जाए, वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर वनों को सुरक्षित करना, यानी कि जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इस समय चल रही है उस पर रोक लगाकर वनों को सुरक्षित करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, इसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। इसके अलावा वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन जैसी चेतना का विकास करना। चिपको आंदोलन के विषय में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। चिपको आंदोलन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा आंदोलन था और बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन था। इसमें होता क्या था, जब कोई भी पेड़ काटने आता था तो लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। सब लोग मिलकर पेड़ों से चिपक जाते थे और उन पेड़ों को काटने नहीं देते थे। तो इस तरीके से यह आंदोलन कहीं न कहीं पेड़ों के लिए, वनों के लिए वरदान साबित हुआ और वनों की सुरक्षा के लिए ही यह आंदोलन चलाया गया था हमारे देश में। आप लोग इसको याद रखिएगा, चिपको आंदोलन को, ठीक है। तो चिपको आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन चलाने की जरूरत है ताकि वनों की रक्षा हो सके और पेड़ों को बचाया जा सके कटने से। अब इसके बाद आता है जल संसाधन। जल संसाधन तो बहुत ही सिंपल है। जल आपको पता है, नदियों से, तालाबों से, झीलों से, समुद्र से बहुत सारे संसाधन हैं जल के, और जल से हमें बिजली मिलती है, यानी कि जल से ही बिजली उत्पादित होती है। तो इस तरीके से ये सब बातें तो आपको पता ही है। जल के विषय में बहुत अधिक चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से कहाँ-कहाँ से हम किन संसाधनों से हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, हम तालाब के, नदियों के जल का भी प्रयोग करते हैं, और आजकल तो आपको पता है वाटर प्यूरिफायर है। किस तरीके से हम जल के संसाधन का प्रयोग करते हैं ये आप सभी लोगों को पता है। अब इसका संरक्षण कैसे करना, चूंकि आपको भी पता है आजकल नदियों में बहुत सारी चीजें, कहीं न कहीं कारखानों के पानी भी उसमें मिल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो नदियों का जल है वह दूषित हो रहा है। जरूरत है कि उन जो कारखाने जो नदियों के पास में लगाए गए हैं उनका पानी डायरेक्ट नदियों में ना जा करके, बल्कि उसे क्या किया, पहले उसे साफ किया जाए। उसे क्या किया जाए, पहले साफ किया जाए और उसके बाद उसे नदियों में डाला जाए, यानी कि कारखानों के दूषित जल को फिर से साफ कर बार-बार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जब वह बिल्कुल साफ हो जाए तब उसको नदी में छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, नदियां हमारी प्रदूषित नहीं होंगी तो जल भी प्रदूषित नहीं होगा नदी का। दूसरा है, नदियों को एक दूसरे से जोड़कर पानी की एक-एक बूंद सुरक्षित रखनी चाहिए। नदियों को दूसरे से जोड़ना चाहिए, इससे क्या होगा, जो पानी है वह सुरक्षित रहेगा। तो यह भी एक अच्छा उपाय है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कोशिश यही करनी है कि जो जल है, जो पानी है, जो हमारा संसाधन है, और इसे हम जल ऊर्जा के रूप में भी, जल ऊर्जा से ही तो हम बनाते हैं बिजली। तो इस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, जल भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वायु है। तो जल संसाधनों का भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम उतने ही पानी का यूज करें जितने पानी की हमें जरूरत है। नल की टोटी अगर खुली हुई है, उससे पानी गिर रहा है तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जितना जरूरत हो उतने ही पानी का उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो भूमिगत जल है उसका जो भंडार है वह सीमित है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो हमें जितनी आवश्यकता हो उतने ही पानी को यूज करना चाहिए जितनी की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों है खनिज संसाधन। खनिज भूमि संसाधन का एक हिस्सा है। भूमि संसाधन की उपयोगिता में उर्वरा से कम महत्व खनिज का नहीं है। झारखंड राज्य खनिज संसाधन में सबसे पहले स्थान पर आता है। हमारे देश में झारखंड राज्य क्या है, सबसे पहले स्थान पर आता है। अब देखिए खनिज संसाधन के प्रकारों में सबसे पहले धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है वे लौह युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल लौह युक्त खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे जो धातुएं हैं उनको भी हम लिख सकते हैं, सोना, चांदी, ये सभी भी इसी के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके बाद अधात्विक खनिज,
इन खनिजों में धातु नहीं होती है, जैसे कि डोलोमाइट, जिप्सम, ठीक है, चूना, ये सभी क्या है? अधात्विक खनिज है। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप देखिए 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब जो मैंने भी आपको बताया था कि विशिष्ट प्रकार की जो जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे अब नष्ट हो रही हैं, अब उनके विषय में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वन्य जीवों के नाम है इधर, और यहाँ इनका प्रारंभ वर्ष है, यानी कि कब से योजना चलाई गई है इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए। तो हांगुल मृग परियोजना चलाई गई 1970 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप जितने भी सन देख रहे हैं, ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर शेर परियोजना कब चलाई गई? 1972 में। मगरमच्छ परियोजना, मगरमच्छों को बचाने के लिए 1974 में। हिरन परियोजना 1981 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हिमचीता परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1991 में। ये इन सभी के सन आपको याद होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी और यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी। तो इन वन्य जीवों को बचाने के लिए कब से ये योजनाएं चलाई गई इनके संरक्षण के लिए, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने वन संसाधन के विषय में पढ़ा, जल संसाधन के विषय में पढ़ा, इसके अलावा आपने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के विषय में पढ़ा, और कुछ यहाँ पर सन आपने देखे कि किस सन में किस वन्य जीव को बचाने के लिए अभियान चलाया गया या योजना बनाई गई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, उसे भी कंप्लीट करा दिया है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, आपको पता है मैंने हाथों से लिख करके आप लोगों को पढ़ाया है। तो आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन बगल में आपको जस्ट ज्वाइन बटन भी मिलेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप विभिन्न विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।